नमस्कार, स्वागत है आपका खबर अभी तक के स्पेशल प्रोग्राम कहानी कामयाबी की में। मैं करण जय सिंह आपके साथ। कहानी कामयाबी में हम आपको हर बार ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जिन्होंने फर्स्ट से अर्श तक का सफर तय किया है। और आज भी हम एक ऐसे ही शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं जिन्होंने एक हीरो जैसी बड़ी कंपनी में एक बड़ा पद छोड़कर एक स्कूल खोला और उसके बाद आज गुरुग्राम समेत हरियाणा में 5 स्कूल और 2 कॉलेज के वो चेयरमैन हैं और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने का बीड़ा उठाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन प्रदीप कौशिक की। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। नमस्कार। प्रदीप जी, हीरो जैसी एक बड़ी कंपनी और उसमें एक बड़ा पद, वो आपने छोड़ा, उसके बाद आपने स्कूल खोला, इस बीच का सफर कैसा रहा आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो दिन नहीं जाता जब हीरो का जिक्र नहीं होता। हीरो नो डाउट एक बड़ी कंपनी है और भगवान की दया से सदा रहेगी, पर क्योंकि ब्लड में था एजुकेशन। मेरे बड़े ब्रदर हैं अशोक शर्मा जी, उनकी प्रेरणा थी। मेरे जो पिताजी हैं वो रिटायर्ड हेडमास्टर हुए गवर्नमेंट स्कूल से, तो एक तरीके से कह लो कि सारे ताया चाचा एजुकेशन में थे। जो मेरी मदर इन लॉ थी वो चकरपुर गांव में प्रिंसिपल थी गवर्नमेंट जॉब में ही, मेरी वाइफ एजुकेशन में थी। तो कहीं ना कहीं ब्लड में इंजेक्ट था कि एजुकेशन का कुछ ना कुछ नया करना है। और लगातार जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों के बारे में नेगेटिविटी बनती जा रही थी, पेरेंट्स को फीस को लेके या बाकी फैसिलिटीज़ को लेके, तो मन में नौकरी करते करते ही ये एक भावना बन गई थी कि मतलब शिक्षा बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय एक पंच लाइन है, अशोक भाई साहब भी कहते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ हर मंच से, कि शिक्षा का उजियारा हर घर तक पहुँचे। उसको अमीरी गरीबी का भेदभाव मिटाते हुए एक प्रेरणा सिर्फ इतनी थी कि जो जैसा पढ़ सकता है, जिसको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दी जा सकती है, और फिर सिर्फ एजुकेशन ही क्यों, जो बच्चा जिस चीज़ के लिए बना है यदि वो पढ़ नहीं सकता तो बाकी किसी फील्ड में अच्छा कर सकता है। जैसे आपकी जो फील्ड है आज की डेट में कितना अच्छा चल रहा है, पत्रकारिता, इतनी सारी चीज़ें जब बच्चे को करने को मिलती हैं तो बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, इन सारी चीज़ों की रेस से बाहर आके जब रोज़ टीवी पे आता है। मैंने रणदीप हुड्डा को अपने एक प्रोग्राम में बुलाया था, वो एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट थे। बहुत सारे बच्चे उससे प्रेरणा लेते हैं, बहुत सारे तरीके की चीज़ें मिलती हैं। बट यदि सफ़र की बात करूं हीरो से और एजुकेशन का, तो ये माइंड ब्लोइंग है। इतने लोगों का साथ मिला, इतने लोगों का प्यार मिला। 5 स्कूल एक प्रेरणा जरूर दे रहे हैं, बट तमन्ना है कि हरियाणा क्या पूरे भारत में जीएवी की 200 से ऊपर ब्रांचेज हों, और तमन्ना लास्ट में फिर वही है कि शिक्षा का उजियारा अमीरी गरीबी मिटा के हर घर तक पहुंचाए। प्रदीप जी, आपने बताया कि स्कूल तक का सफर आपका कैसा रहा, लेकिन आप एक अलग इंडस्ट्री में थे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी आपकी। जिस इंसान जिस इंडस्ट्री में होता है वो यही चाहता है कि मैं अपनी इंडस्ट्री में बेस्ट करूं, लेकिन स्कूल ही क्यों? हालांकि आपने बताया कि आपके जो परिवार के लोग थे वो स्कूल से, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। आपने क्यों नहीं सोचा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कुछ बेहतर किया जा सकता है? स्कूल ही क्यों चुना आपने? देखो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही कुछ बेहतर करने के लिए हीरो ज्वाइन की थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद ये तो क्लैरिटी थी, वो सारा एक्सपीरियंस जो मैं डे एंड डे आउट बात करता हूँ, हीरो ने जितना टेक्निकल एक्सपीरियंस दिया वो आज स्कूल और कॉलेज को रन करने में बहुत काम आ रहा है। और क्योंकि एक बड़ी कंपनी, इतना बड़ा समुंदर, हीरो खुद में एक ब्रांड है, इतना बड़ा ब्रांड है इंटरनेशनल लेवल पे, तो मेरे ख्याल में उसमें मैं रहे भी जाता, करते भी रहता, तो शायद कुछ डेजिग्नेशन के अचीवमेंट ले लेता। अब जब जैसे हम बात करें, जितने जीनियस किड हमारे हुए, जितने बच्चों को फीस की दिक्कत आती है, जितने बच्चों को और दूर दराज से रहने की दिक्कत आती है, जैसे हम हॉस्टल की बात करें, बॉक्सिंग एकेडमी बनाई, स्विमिंग पूल बनाए, कुछ ना कुछ तमन्ना ये थी कि जो वंचित तबका है, जो ऊपर वाला है, उसको तो बहुत लोग सपोर्ट करने को हैं, उन लोगों से चलें, उन बेस से चलें। जैसे पटोदा हमारा पैतृक गाँव है, वहाँ जन्म हुआ, सारी चीज़ें हुई, वहाँ जाके स्कूल खोलना और वहाँ से फिर वापसी गुड़गांव की तरफ चलते हुए इन सारी चीज़ों का समावेश बनाना कि कितने अच्छे तरीके से ये एक माध्यम है। हम मशीनें बना रहे थे, मशीनों के थ्रू मोटरसाइकिल बना रहे थे हीरो में, और इसके अलावा बहुत सारी कंपनियों में काम करा था। बट जो इंसान बनाने की जगह है वो स्कूल से बेहतर हो नहीं सकती। मैं हायर एजुकेशन की भी बात नहीं कर रहा, स्कूल की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जहाँ बच्चा 3 साल का पेरेंट आपको दे के जाता, वहाँ से आप बच्चे को बनाना शुरू कर, बेस वहीं से शुरू होता है। तो जो रियल रोल मॉडलिंग है, जो या आप बेसिक सुधार सकते हो इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं सकती। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जीएवी स्कूल एक स्कूल ही नहीं है, बल्कि एक होनहार छात्रों को निकालने का जरिया भी है। आपने सुना होगा गूगल बॉय के बारे में, आपने सुना होगा वंडल गर्ग के बारे में। ये तमाम बच्चे जीएवी स्कूल से निकले हुए हैं, यहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की हुई है। प्रदीप जी, एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को चिन्हित करना, ऐसे बच्चों का हुनर देखना, ये कैसे आपने कर दिखाया? कैसे आपको लगता था कि इन बच्चों में कुछ हुनर है और उसको आगे लाया जा सकता है? क्योंकि ये जो बच्चे जिनका मैंने नाम लिया, ना ही सिर्फ देश में बल्कि विदेश में अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। देखो, इंस्पिरेशन एक जगह से नहीं आती।
जब इंग्लिश में कहावत है कि इफ़ यू हैव टू लिव द क्रिएटिव लाइफ यू हैव टू लूज द फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। मतलब कि आपको यदि एक अच्छा कुछ जीना है तो आपको गलत होने के डर से बाहर आना होगा। ये जब जीनियस बच्चों से मैं मिला था एक प्रोग्राम में, मैं इनके पेरेंट्स से मिला, बातचीत हुई, इनकी तैयारियों की बारे में जाना कि कौन कौन सी चीज़ कैसे कर रहे हैं। तो जो कौटिल्य के फादर हैं सतीश शर्मा है, मैं बार बार उनका नाम लेना नहीं बोलता, उन्होंने एक चीज़ बताई थी मेरे को, क्या था, प्रदीप जी हर बच्चे में कुछ ना कुछ तो है, बस ज़रूरत है उसको पहचानने की। तो उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल देके बताया था कि जब कोई टीचर बोर्ड पे पढ़ा रही है और जब बच्चा ध्यान नहीं दे रहा तो एकदम से टीचर पलट के देखती है, दो बच्चे नज़र में आ जाते हैं, हाँ इनका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, कहता वो तुरंत चिन्हित हो जाता है, इनको पढ़ाई के अलावा कुछ चाहिए। इतनी छोटी सी बात, रोज टीचर जाती हैं, रोज बोर्ड पे पढ़ाती हैं, बट कोई चीज़ पकड़ नहीं पाती हैं। ये टीचर ट्रेनिंग्स में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये जीनियस बच्चों की बात आई, ऐसे छोटे छोटे बेसिक से जब सीखना शुरू किया तो एक क्लास में ही वो 60 चेहरे अलग अलग तरीके के हो गए। फिर उनको क्लासेस देनी आसान थी, किसका किसका इंटरेस्ट है। अब जनरली स्कूलों में क्या होता है, चलो फुटबॉल खेलते हैं, चलो वॉलीबॉल खेलते हैं, बगैर इंटरेस्ट पता करें। अब जब ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से हुई, कौन सा बच्चा किस तरीके से पढ़ेगा, कौन सा लर्निंग से पढ़ेगा, कौन सी एक्टिविटी से पढ़ेगा। मैंने पीछे एक सोशल मीडिया शेयर भी किया था, आप लोगों को बताया था मीडिया में, जापानीज एक एजेंसी है, एक कंपनी है, और जापानीज बहुत लॉयल होते हैं, एजुकेशन के प्रति ऑनेस्ट होते हैं, उनके साथ मैंने टाई अप करा है कि एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है, जो जूनियर क्लासेज में आती है और फिर 9 to 12 तक, कैसे जापानीज टेक्नोलॉजी से हम बच्चों का ऐसा जीनियस तैयार कर देंगे कि वो क्रैमिंग की दुनिया से बाहर आके, जहाँ उसे सिर्फ रट्टे मारने थे, उसको छोड़ के क्रिएटिव लर्निंग को सीखेगा, ताकि जो मैंने अभी बोला था जो उसके गलत होने का फैक्टर है कि फियर फैक्टर है, वो खत्म हो जाएगा। प्रदीप जी देखिए, एक कहावत है कि जोरी कोई हीरे की पहचान होती है, ऐसे ही एक शिक्षक को अपने छात्र की पहचान होती है। स्कूल बहुत सारे हैं और सभी स्कूलों में पढ़ाई की जाती है, लेकिन जीएवी उन सबसे अलग कैसे है? देखो, जीएवी की लर्निंग के केस में जैसे मैंने अपने घर वालों के बारे में बताया, इसके अलावा जो मेरी वाइफ है मनीषा कौशिक, मेरी प्रेरणा स्रोत रही। मैं कहूँगा मैं आज इतने स्कूल खोल पाया, आगे खोलने की तमन्ना है, तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे की या जो पर्दे के आगे आके जो बैकबोन है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हद तक उन्होंने संभाल रखी है। उसके बाद से जो फिर से गुलजार साहब कहते हैं कि मैं तो अकेला ही चला था राहे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। कारवां कैसे बना कि हमारी एक प्रिंसिपल है जो इस सेक्टर 37 को हेड करनी, पहले सेक्टर 5 में थी, आशा बत्रा जी, बबीता वशिष्ठ जी हैं यहाँ सेक्टर 10A में, अब एक मनमीत कौर करके जुड़ी हैं वहाँ पालम विहार में, पटौदा में अमित चार जी हैं। ये वो लोग मिले जो धीरे धीरे मतलब मेरे से ही पैशन को लेके चल रहे थे कि सैलरी और पैसा बाद की बात है। ये ऐसे स्कूलों में अब जब जीएवी के साथ जुड़े हैं, सुबह 8 बजे आते हैं और शाम को 6-7 बजने का पता नहीं लगता, तो नो डाउट लोगों को ये लगता है ऐसे कौन से प्राइवेट स्कूल हैं जो सुबह 8 बजे लग के 6-7 बजे तक चलते हैं। बट जब आप मेहनत करते हो तो घड़ी नहीं देखी जाती, रिजल्ट बोलते हैं। इस बार मतलब छोटे छोटे स्कूलों, आप यकीन मानो 7 साल में 32 तो हम एनडीए सिलेक्शन करा चुके, तकरीबन 40 के करीब बच्चे आईआईटी जेईई मेंस क्लियर कर चुके। मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात एक छोटे से शुरुआत करके, पटौदा के केस में तो कोचिंग पैटर्न भी नहीं है, तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ जीनियस बच्चों से मिली, जहाँ टीम जुड़ती चली गई और जहाँ फिर पैशन है काम करने का। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि कोई चीज़ ऐसी क्रिएट करें जहाँ पैशन से प्रोफेशन खड़ा हो जाए। जैसे मैं आप लोगों को एडमायर करता हूँ कि भाई एक ऐसा पैशन हो पत्रकारिता जहाँ सवाल अपने आप निकले, बच्चा इस तरीके से तैयार हो जाए। जैसे जब गाड़ी चलाता हुआ देखता है बच्चा, तो कई बच्चे इतने जीनियस होते हैं उनको दोबारा लर्निंग करानी नहीं पड़ती, उनको किसी ड्राइविंग स्कूल नहीं भेजना होता, आप उतरो आपकी जगह गाड़ी चला देंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो पैशन से प्रोफेशन बना दे, ऐसी तैयारी करा दी जाए कि बच्चा अपनी मर्जी से कहे। जब वो अपनी मर्जी से ऑफिस जाएगा तो बेस्ट करेगा, और वही एक ऑफिस सर्विस। अच्छा, ये आपने क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है, मैं जानना चाहता हूं कि एक क्लास में, एक कक्षा में 60 के करीब छात्र होते हैं, किसी कक्षा में 40 भी होते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को कैसे अलग किया जाता है जिनका पैशन अलग है, जो कुछ अलग करना जानते हैं, जो कुछ अलग करना भी चाहते हैं? देखो, बहुत हद तक तो जैसे डिबेट और डेक्लेमेशन जो आपके जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ एक वक्ता दूर से निकल के आता। कुछ लोग इतने अच्छे ओरेटर होते हैं, कई बार तो ऐसा ओरेटर होता है कि वो कब चुप होगा, कई बार ऐसा लगता है आप बोलते रहो कब टाइम हो गया पता नहीं लगता। जनरली होता क्या है कि जो स्कूल और कॉलेजेस में प्रथाएं हैं, ये सिर्फ रूटीन चलती हैं, इनको कोई नोट नहीं करता। जब आप एक बच्चे को देखना शुरू करते हो, का मतलब जब डिबेट कंपटीशन था, कौन सा बच्चा कितना अच्छा होता था, जितनी सारी चीज़ें, आप जैसे ढेर सारे बच्चे ड्राइंग्स बनाते हैं, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, ड्राइंग बनाई, गुड दिया, स्टार दिया, बात खत्म होगी। कुछ ऐसा हो जो जीएवी करता है कि एनुअल फंक्शन वाले दिन उन बच्चों की
ड्राइंग्स की प्रदर्शनी लगवा दी जाए, पूरी एग्जीबिशन हो, बच्चे को पता लगे कि उसकी ड्राइंग आज किसी पेरेंट ने 800 रुपये में खरीद ली, उस पेरेंट ने नहीं जिसका वो बच्चा था, किसी अलग पेरेंट ने जो नया आया था उस दिन। तो ये चीज़ें ऐसी है कि उस बच्चे के बूस्ट को वो 800 रुपये नहीं है, बिल्कुल, उसके लिए इतना बड़ा बूस्ट है कि वो एक बड़ा चित्रकार बनेगा, मोटिवेशन भी है। बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो ये चीज़ें जब अवश्यंभावी तौर पे, यहाँ मैं अपनी इंजीनियरिंग लगाता हूँ कि यदि मेरे को कोई चीज़ मिलती, मुझे यदि अब टी ब्रेक में कुछ अच्छा खाने को मिलेगा तो मन करेगा अरे यार ये बिस्किट कहाँ से है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि बच्चे के मन को टटोल लो कि ये एजुकेशन के साथ साथ और क्या कर सकता है, और वो चीज़ें बस इस केस में आपको टाइम लगाना पड़ता है, चीज़ें एक्स्ट्रा देनी पड़ती हैं। आप रूटीन क्लासेज में सोचो कि आप ऐसे कर दोगे, ऐसे ही नहीं कर पाओगे। ना ऐसे जानवी तैयार हुई थी, ना ऐसे कौटिल्य तैयार हुआ था। हमारे पास एक लड़का गूगल बॉय ऋषि, इतना जीनियस है, मतलब मेरे ख्याल में 5 साल पहले आप लोगों ने खबरें अभी तक पे उसे दिखाया था। आज जो चीज़ें उस दिन उसने, मैं नाम भूल गया, अंसारी थे शायद कोई, उनसे दोबारा पूछ लो सेम क्वेश्चन, वो बगैर क्रैमिंग के फिर बता देगा, क्योंकि ये एक नेचुरल टैलेंट है जो कहीं ना कहीं हर बच्चे में है, पर उस पर कोई टाइम नहीं लगा रहा। वो लगातार, मतलब जैसे सुपर 30 में आनंद कुमार ने भी दिखाया और बहुत लोगों ने दिखाया, जब टाइम देना शुरू करोगे जिस चीज़ को, अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को, या फिर स्कूल के केस में बच्चों को, बच्चे तैयार होने शुरू हो जाएंगे, बशर्ते ये टाइम दें। लेकिन प्रदीप जी, टैलेंट की आप बात कर रहे हो, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन टैलेंट भरपूर है उनके ऊपर, उनमें टैलेंट है, वो कुछ करना चाहते हैं और लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। क्या जीएवी ऐसे बच्चों के लिए कुछ कर रहा है? ऑन द रिकॉर्ड मैंने पहले भी एक बार कहा था, फिर कह रहा हूँ कि तकरीबन 7000 में से 5 स्कूलों में 400 के करीब बच्चे बिल्कुल फ्री पढ़ाने से। अच्छा, इनको 100% स्कॉलरशिप दे रखी है। जो स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, ये यूडाइज करके एक फॉर्मेट आता है, उसके थ्रू हमसे वो मांगता है टोटल इन्फॉर्मेशन कि किस बच्चे किस किस लेवल के हैं और क्या फीस स्ट्रक्चर, क्या क्या कर। ऑन रिकॉर्ड 400 बच्चे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को बता रखा है कि हम फ्री पढ़ाने हैं। तो इस मामले में तो अशोक भाई साहब की सोच थी, पेरेंट्स की सोच थी, और मेरी भी, मेरे हीरो वाले जितने साथी हैं, आज भी मेरे पास 4 फोन आते हैं कि सर वो ना फीस ऐसी है, मैं बता देनी कितनी है, कहता है ऐसे कर दूं, कर दी। तो उनको ये नहीं सूझता कि शायद नेगोशिएशन करनी पड़ती कि 10,000 कह दिया हमने, शायद हम 5 कहते तो भी मान जाते। मैं तो हो सकता है 0 में भी मान जाता, क्योंकि बच्चा टॉप का बैठा सर। हाँ, ये अलग बात है कि भाई सिर्फ डिस्काउंट की बात नहीं है, बात है स्कॉलरशिप की। यदि बच्चे में दम है, फिर मेरी एक और खास बात है, इसे आप ये मान लो कि शायद ब्लड में एजुकेशन है, कि मैं फिर स्कॉलरशिप 1 साल की नहीं देता। स्कॉलरशिप जिस क्लास में आया है और 12वीं पास तक पूरी स्कॉलरशिप जीएवी, यानी पूरा जिम्मा जीएवी उठाता है उसका, पूरा जिम्मा जीएवी उठाता है। कोरोना का काल आया, हम सबके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा, स्कूलों के लिए भी चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन सब बात कर रहे हैं कि बच्चों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा। बच्चे बहुत स्ट्रगल से जुड़ रहे थे, बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा था। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि स्कूल पर कितना असर पड़ा, जो टीचर्स हैं उन पर कितना असर पड़ा इसका? देखो, आपने ढेर सारी बातें कर दी, क्योंकि कोरोना काल ऐसा है जिसपे स्कूल वाले तो 2 घंटे भी बोल सकते हैं। यदि फाइनेंशियल मैटर्स की बात करोगे तो डिजास्टर्स था, मतलब इससे बुरी आपदा, क्योंकि लगातार किंवदंती में था, रिकॉर्ड में था, 100 साल पहले आई थी प्लेग, या उससे पहले जितनी चीज़ें आई थी। 100 साल पहले जो बीमारी आई थी, मैं और आप नहीं थे वहाँ, हमने इस बीमारी को इतना नज़दीक से देखा। मतलब कुछ स्कूल वाले साथी थे, यार दोस्त, जो 40, 42, 45 की एज में, तो अब नहीं है हमारे बीच में। तो मेरे ख्याल से ये 2 तरीके के मैटर्स है कि जिनको लाइफ लॉस हुए हैं, जिनको फाइनेंशियल मैटर लॉस हुए हैं, ये बहुत बड़ी मतलब ट्रेजेडी थी। तो जब प्री कोविड स्टेज पे धीरे धीरे देश जा रहा था, उसकी बात करें तो बीच में जहाँ कोविड आया, जहाँ यदि टीचर्स की बात करें तो hats off to those teachers who have not even seen the computer in that way, that they must have to go for the online classes. It's very simple nowadays to talk about in the this era that government is asking the digital payment or the online payments and everything, but literally when the student and the teacher both have to understand that okay, the online pattern is like this. वो लोग जिन्होंने कंप्यूटर पे, कीबोर्ड पे कुछ दबाया नहीं था, उनको पूरे बड़े प्रोजेक्टर के आगे क्लासेस लेनी पड़ी, तैयार होना पड़ा। रोज़ रूटीन बड़ी आसान थी, तैयार होके जाना और बोर्ड पे क्लासेस देना। कौन सा बच्चा ऑनलाइन है, कौन सा बच्चा ऑफलाइन है, किसका वीडियो ऑन है, किसका नेटवर्क नहीं है, कौन ड्रेस में बैठा है, कौन वैसी शरारतें कर रहा है, किसको कितना समझ आ गया, किसको कितनी मतलब शार्पनेस या कुछ लाइटिंग पड़ रही है, उसके हिसाब से हैट्स ऑफ टू दोज टीचर्स जिन्होंने बहुत अच्छे से अडॉप्ट करा। जहाँ तक बात करें नेटवर्क की, तकरीबन टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल था, 81% के करीब ऑनलाइन क्लासेज हुई नहीं। वी आर द लकीस्ट वन कि उन 19% में जीएवी ने बहुत अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस दी, रूरल में भी दी और गुड़गांव में भी दी। जहाँ तक टीचर्स की बात है, मतलब सच में ही एक ऐसा एरा था जहाँ उन्होंने एडेप्टिव मेथड से सीखा, स्टूडेंट्स को भी
क्योंकि बहुत सारे बच्चों को छेड़ा गया, कोरोना बैच था पिछली बार, उन बच्चों की जो लर्निंग पे जो असर पड़ा। और आने वाले टाइम में जैसे ये एक ऐसी बीमारी है, जैसे बुखार चला जाता है बट कई दिन तक, जैसे हरियाणा में कहते हैं कमर तोड़ता है, तो ये एक ऐसी बीमारी थी जो पिछले 2-3 साल में जो बिगड़ा है, उस लर्निंग को निकालने में टाइम लगेगा। हाँ जरूर, सरकार जहाँ पैकेज की बात करती है, ये मैं सारे स्कूल वालों के भी हाथ पे कह रहा हूँ कि जहाँ तक बातें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, बसेज की EMIs की हैं, कंस्ट्रक्शन लोन EMI की हैं, और बहुत सारी चीज़ें जिन पे असर पड़ा, जो पेरेंट्स फीस नहीं दे पाए, जिनकी सच में जॉब चली गई, तो ट्रेजेडी ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर पे तो बम की तरह गिरी, जहाँ एकदम से सारा ढांचा बैठ गया। बट हैट्स ऑफ टू दोज स्कूल ऑनर्स जिन्होंने सांस नहीं छोड़ी। हम उनमें से एक थे कि लगातार जो मर्जी कंडीशन रही, बट त्यौहार वाले दिन का और बिना त्यौहार वाले दिन का, संडे का और मंडे का, लगातार ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बच्चों को जोड़े रखा। और ये जैसा मैंने पहले कहा था, यदि कारवां साथ नहीं होता, इतनी बड़ी डेडिकेटेड टीम साथ नहीं होती, तो अकेला प्रदीप कौशिक तो कुछ नहीं करता। लेकिन प्रदीप जी, आर्थिक संकट की हम बात कर रहे हैं, क्या कभी बीच में ऐसा समय भी आया कि आपको लगा कि अब नहीं चल पाएगा? हाँ, यदि बात करें पिछले सितंबर अक्टूबर की, जहाँ क्लासेज एक बार को खुली थी और लगातार फिर बंद होती चली गई थी, तो जब दूसरे साल बंद हुआ तब जरूर मतलब स्पाइनल कॉर्ड बैंड होने लगी थी कि यदि इस साल भी, क्योंकि सब ये सोचते थे कि स्कूल वालों को फीस नहीं मिल रही। मैं जिस थॉट प्रोसेस के साथ आया था, दाल रोटी तो अच्छी चली रही थी, बात ये थी कि पूरी नस्ल खराब हो रही थी। जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस गई हैं, बच्चों को जितना समझ आया है, यदि एक साल नहीं पढ़े, दूसरे साल नहीं पढ़े, और जितनी अनसर्टेनिटी की कंडीशन थी, तो पूरी नस्ल खराब हो रही थी। जहां बच्चों को इतने बड़े बड़े सपने देख रहे थे, मेरा खुद का बेटा इस बार +2 स्टैंडर्ड में है, तो जहां इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आप तैयार करते हो, खासकर जो इंटेलिजेंट बच्चा जो सिर्फ पढ़ाई के लिए बना था, उसको तो ये बहुत डिजास्टर्स टाइम था। तो मेरे ख्याल से स्कूल वालों की आर्थिक मदद की जानी चाहिए थी सरकार की तरफ से। और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, सरकार आज भी लेट नहीं है, चाहे तो ऐसे बहुत सारे स्कूल वाले हैं इंक्लूडिंग मी, जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा सकती है, और जो नो डाउट ऑन द रिकॉर्ड, जैसे मैं कह रहा हूँ 400 बच्चे फ्री पढ़ा रहा हूँ, उन सब के अच्छे से सर्वे करके उन लोगों को तो सपोर्ट की जानी चाहिए। अच्छा प्रदीप जी, हमने देखा कि कई जगह लोगों की नौकरी चली गई। स्कूल भी एक बड़ा स्कूल होता है, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ से रोजगार ले रहे होते हैं, चाहे वो ड्राइवर की बात कर लें, चाहे वो कैंटीन में आपके पेंट्री में जो है उस कर्मचारी की बात कर लें। क्या आपने ऐसे कर्मचारियों को तनख्वाह दी या आपको भी उन कर्मचारियों को निकालना पड़ा? देखो, शिक्षा के क्षेत्र में अब स्कूल या कॉलेज सिर्फ एजुकेशन का माध्यम नहीं है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, रोजगार का भी माध्यम है। नो डाउट के जहाँ तक बात ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द कैमरा कहने में कोई झिझक नहीं, सारे स्कूल वालों ने तकरीबन 50 से लेके 80% तक सैलरी पे काम करा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नो डाउट एक कमज़ोर कड़ी रहा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाले लोग नहीं थे, बट अपनी तरफ से कोशिश करी, उनकी जॉब ना जाए तो कम से कम किसी और काम में एंगेज करके। फॉर एग्जाम्पल मान लो गार्डनिंग के केस में हमने पटौदा से लेके यहाँ तक सारी चीज़ों में लोगों को एंगेज रखा। नो डाउट 100% सैलरी नहीं दे पाए, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। बाकी जितना कुछ कर सकते थे 50+ की सैलरी पकड़ के, जो अच्छे PGTs थे, जो बड़े क्लासेस को पढ़ा रहे थे, उनको 70-80% सैलरीज दे के उन सबको अपने साथ रखा, जोड़े रखा, रिलीव किसी को नहीं करा। अच्छा प्रदीप जी, सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की थी, स्कूल के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में कितना परसेंटेज आया उसका? मेरे ख्याल से सरकार बात कर रही है कि जैसे मॉनिटोरियम देने की बात थी बसेज के ऊपर या कंस्ट्रक्शन लोन के ऊपर, बातें हुई, सरकार की तरफ से चीज़ें अनाउंस हुई, बाकी बैंक वालों की फिर अपनी मेथोडोलॉजी है, बैंक वाले अपने हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे CBSE ने इस बार रिजल्ट में किया कि आपके 9th में अच्छे तो आपकी 10th की एवरेज अच्छी आई, 11th में अच्छे थे तो आपकी 12th की एवरेज अच्छी आई। तो खासकर बैंकों ने क्या किया कि यदि आपकी पिछले साल की चीज़ें ठीक चल रही थी तो आपको इस साल का मिल गया। अब जिन भाइयों की पिछले साल की ठीक नहीं चली थी, उनको अगले साल भी कुछ नहीं मिला। मतलब किया ये जाना चाहिए था कि जब आपको बीमारी आई तो आपकी पिछली बीमारियों के सर्वे करने के बजाय आपको इस बीमारी पे फोकस करना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से जो घोषणाएं हुई वो बहुत अच्छी थी, बहुत लुभावनी थी, बाकी धरातल पर स्कूल वालों को उसका लाभ नहीं मिला। अच्छा प्रदीप जी, नई शिक्षा नीति की बात हो रही है और कई लोग उसके सपोर्ट में भी खड़े हैं, लेकिन कई लोग जो हैं वो विरोध भी कर रहे हैं। आप कैसे मांगते हैं नई शिक्षा नीति को? नई शिक्षा नीति, जितने हमारे राजनेता हैं, शिक्षाविद हैं, जितने पैनल ने बैठ के डिस्कस करा होगा, फिर से बातें जितनी मैं पढ़ पाया हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, बहुत अच्छी लग रही है। लग रहा है कि सरकार का एक सराहनीय कदम है, बट फिर से इम्प्लीमेंटेशन और जो चीज़ें हैं कि भाई
कब कितनी उसमें होंगी, जैसे 10th क्लास के बोर्ड की बात है, तो मेरे ख्याल से कपिल सिब्बल जी ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार में करके देख चुके हैं। अब दोबारा से गवर्नमेंट कह रही है कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है कि हम 10th का बोर्ड वो कर देंगे कि भाई ऑप्शनल कर देंगे, ये सारी चीज़ें। और ऐसे ही कि कोई भी एज का, जैसे मैंने मान लो यदि 15 साल की एज में कोई चीज़ नहीं पढ़ी, आज मैं यदि 40 का होकर पढ़ाना चाहता हूँ, सरकार उसको अलाउ कर देगी। बीए के केस में आपने 1 साल पढ़ा तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल मिला तो डिप्लोमा, 3 साल आपने पूरा किया तो डिग्री मिलेगी। कुछ चीज़ें तो सच में एफर्ट्स के लायक हैं, कहाँ भी जब मैंने 1 साल पढ़ा तो मेरे को कुछ तो मिले। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट फिर से इम्प्लीमेंटेशन क्योंकि 2025 तक जाके होना है, तो एक दूर की कौड़ी है। बाकी सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा प्रदीप जी, क्योंकि हम जीएवी स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, हमने छात्रों के बारे में बात करी, उन छात्राओं की प्रतिभा को कैसे निखारा जाता है कि आपने देख लिया कि टैलेंट है बच्चे के अंदर, लेकिन टैलेंट को उस मंच पर लेके जाना वो कैसे किया जाता है? सबसे बड़ी बात यह है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि स्कूल एंड कॉलेजेस आर रियली मेंट फॉर द क्वालिटी एजुकेशन. If you are opening up the school and colleges, you must have to focus on the quality education. That is the priority. Then you have to find out the passion to profession that I am talking about. अब हमने क्या किया कि स्कूल के केस में पेरेंट जब आता है तो ये दोनों तरफ से, जैसे पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, मैं लगातार पेरेंट्स से क्या बात करता हूँ कि भैया पहले काम करेंगे बच्चे से पहले आपकी पेरेंटिंग पे, कि आप बच्चे को कितना टाइम देते हो। आप मोबाइल में बिजी हो, आप अपने ऑफिस में बिजी हो, आप अपने खेत क्यार में बिजी हो, या आप अपनी दुकानदारी में बिजी हो, और फिर बच्चे को सोचते हो कि ऐसा नहीं किया तो बच्चा नहीं करेगा। तो पहले तो पेरेंटिंग टीवी के केस में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे में बदलाव दिखता है पेरेंट को तुरंत। पेरेंटिंग इंप्रूव होने के बाद जब वो अपना मोबाइल छोड़ के उसके साथ आधा घंटा लगाता है तब तुरंत तो बच्चा बोलता है, पेरेंट बोलता है, अपने आप से असर दिखता है। और इनिशियली जो मैं लगातार अपने वजन के केस में बात करता हूं कि आप जिम जाने से पहले 5 किलो वेट तो कभी भी घटा सकते हो, तो इसी तरीके से बच्चे की जीएवी ज्वाइन करने के बाद हम उसमें 20 से 30% का फर्क तो पहले महीने में दिखा देते हैं, जो उसकी सिर्फ आदतें सुधारने से। प्रदीप जी, जीएवी के 5 स्कूल, 2 कॉलेज, एक बड़ा समूह बन चुका है, लेकिन आगे की क्या योजना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शिक्षा दे सकें बच्चों को, उसके लिए क्या तैयारी है? देखो, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि गुड़गांव समेत आजू बाजू के जितने शहर और गांव हैं, इस बार हमारी प्लानिंग 10 नए स्कूल खोलने की, जीएवी की 10 नई ब्रांचेज जाएंगी। जितनी हमारी अच्छाइयाँ हैं पढ़ाई के केस में, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से फिर निवेदन करूँगा लोगों से कि यदि आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हो, यदि आप बजट एजुकेशन की बात करते हो, यदि आप फीस को कंट्रोल में करने की बात करते हो, आप ऐसे स्कूल की बात करते हो जहाँ की स्कूल की मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और बाकी लोग आपकी बात सुने, तो वी आर हियर। हमारी 10 ब्रांचेज नहीं 100 ब्रांचेज भी होंगी तो आपके साथ होंगी, उन पेरेंट्स के साथ होंगी जो अपने बच्चों में एक सुनहरी भविष्य देखते हैं। और जैसे मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करी, देखना और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। तो जीएवी के केस में आपकी जहाँ शिक्षा की शुरुआत होती है सफलता की, हम उसको पूरा करेंगे। प्रदीप जी, आपका विजन है कि शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने का, लेकिन सरकार का साथ भी चाहिए होगा। हमारे चैनल के माध्यम से आखिर में सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि जितनी ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी है उसमें मॉनिटरिंग का सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए। कहने का मतलब कि जितनी जो सरकार की तरफ से घोषणाएं होती हैं उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, नो डाउट बहुत अच्छी घोषणाएं। यदि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर में भी जाओगे सरकार की तरफ से, सरकार से गुजारिश यही है कि जो वो कह रही है उसको किसी एक सिस्टम से इम्प्लीमेंटेशन के दौर पे ले जाए। स्कूल वालों के, जो मैं बार बार कहता हूँ, बाकी स्कूल वाले डरते हैं, मैं आगे से कहता हूँ कि स्कूल वालों के साथ बैठ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बात करें, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज़ें जेन्युइन हैं। और नो डाउट यदि उनके रिकॉर्ड अच्छे हैं, शिक्षा के रिकॉर्ड अच्छे हैं और पीछे फाइनेंशियल पैटर्न अच्छे हैं भरने के, तो मेरे ख्याल में जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो सरकार की तरफ से स्कूल वालों को पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी हमसे बात करने के लिए। कहा जाता है कि शिक्षा लेना हर व्यक्ति का अधिकार है और इसी अधिकार पर जीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल काम कर रहा है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।